तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो जैसा कि अब तक हमने देखा हुआ था, वांग ने उस कंपास को ठीक किया और बड़ी मुश्किल से वो वहां से आगे भी बढ़ चुका था। कंपास तो उसको मिल जाता है, उसी के साथ साथ टिंगर जो थी वो 4 इमॉर्टल स्वॉर्ड को समन कर रही थी ताकि चारों की पावर मिलाने के बाद वो ज़ाओ को रिकवर कर सके। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे एल्डर वगैरह आ जाते हैं जो उससे वो इमॉर्टल स्वॉर्ड छीनने की कोशिश कर रहे थे। टिंगर सभी से फाइट करती है, लेकिन तब भी एक जो एल्डर था उसने टिंगर के ऊपर हमला करते हुए उसकी हालत खराब कर दी थी, जिस वजह से वो एकदम मरने के कगार पे पहुंच जाती है। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से ये प्रीव्यू वहीं से शुरू होता है जहां से लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। टिंगर बस बिल्कुल मरते जा रही थी और उसको देखकर ज़ाओ पागल हो चुका था। उसको यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि आखिर मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ। वो एकदम उदास और एकदम रोती हुई आवाज में ये कह रहा था कि टिंगर, जब तुम मरी हुई थी तब मैं जिंदा था, मैंने जिंदगी लगाकर अपनी तुम्हें प्रोटेक्ट किया और तुम्हें वापस से जिंदा करने की कोशिश की। इसके बाद जब तुम जिंदा हो रही थी तो मैं खुद मर रहा था। उस चीज में मैं बहुत खुश था कि मैं मर जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम जिंदा रहनी चाहिए। लेकिन तुम नहीं मानी, तुम जिद पे अड़ गई कि तुम मुझे फिर से जिंदा करके रहोगी। और देखो उसका नतीजा क्या निकला। आज तुमने मुझे यहाँ पर जिंदा कर दिया है और मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ, लेकिन मेरे रिकवर होने का क्या फायदा जब मेरे साथ तुम ही नहीं हो। टिंगर वापस आ जाओ, मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो टिंगर का हाथ पकड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन अब वो एक स्पिरिट फॉर्म में था और टिंगर फिजिकल फॉर्म में थी, तो उसका हाथ टिंगर के आर पार हो जाता है, लेकिन वो टिंगर को पकड़ तक नहीं पाता। अब प्रीव्यू में ये तो नहीं बताया गया कि यहाँ पर टिंगर मर गई या फिर वो सिर्फ बेहोश हुई है, ये चीज हमें एपिसोड में पता चलेगी। लेकिन ये करने की वजह से ज़ाओ जो था वो एकदम पागल हो चुका था। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है उस एल्डर के ऊपर कि वो उसको फाड़ कर खत्म कर देगा। ज़ाओ के पास पहले से वो चारों इमॉर्टल स्वॉर्ड की पावर आ चुकी थी, तो वो पहले से तो स्ट्रॉन्ग था ही, वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो वो पूरी जान लगाते हुए एल्डर के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे उसकी टिंगर को दूर करने की। एल्डर को वो कुत्तों की तरह मारता है, इतना मारता है कि जिंदगी में कभी उस एल्डर ने ऐसी मार नहीं खाई होगी। पूरा दौड़ा दौड़ा के मारेगा वो उस एल्डर को पूरे इलाके के अंदर, क्योंकि ज़ाओ अब एकदम पागल हो चुका था। क्या पता वो एल्डर को मार ही देगा या नहीं मारेगा, ये तो प्रीव्यू में नहीं बताया गया। लेकिन ये सारी चीजें दूर खड़ा होकर वांग देख रहा था। जैसे उसने ये चीज देखा था कि टिंगर जिंदा थी, तो ज़ाओ अब मर रहा था, लेकिन उसके मरने की वजह से टिंगर ने उसको बचा लिया। इस वजह से वांग को ये समझ आया होता है कि यही है एक जिंदगी का साइकिल, एक की लाइफ है तो एक दूसरे की डेथ है। मरना भी एक रीइंकार्नेशन का प्रोसेस होता है। जब तक इंसान मरता नहीं तो आखिर वो अपने रीइंकार्नेशन साइकिल को कैसे पूरा करेगा। लेकिन ये जो फीलिंग है ना, वो इस चीज को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है लेकर। फीलिंग ही वो चीज है जो कई जगह पे इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है, तो कई जगह पे इंसान को बहुत ज्यादा कमजोर कर देती है। ज़ाओ और टिंगर को देखकर यहाँ पर वांग की जो लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन की अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो एक लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। उसने अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन को ब्रेक थ्रू किया था। मतलब कि ऐसा समझ सकते हैं कि उसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन लेवल 1 पर था, तो अब वो लेवल 2 पे पहुंच चुका होता है। वांग को अपने लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर और अच्छे से समझ आ चुकी थी। अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मेरा सामना आमने सामने भी रेड बटरफ्लाई से हुआ ना तो मैं उसको मार सकता, क्योंकि उसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन अब पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। जब यहाँ पर सारा मैटर हो जाता है तो वांग के पास जितनी भी बची हुई स्वॉर्ड थी इमॉर्टल वाली, वो सब आ जाती है, क्योंकि पगोड़ा उसके पास है और पगोड़ा से ही वो इमॉर्टल स्वॉर्ड कंट्रोल होती थी। तो वो सब स्वॉर्ड अब बची हुई जो थी वो वांग के पास आ चुकी थी। जैसे ही वांग के पास वो इमॉर्टल स्वॉर्ड आसपास के लोग देखते हैं, वो लोग समझ जाते हैं कि ये वांग तो हमें कोई बच्चा लगता है, तो हम इससे आसानी से वो स्वॉर्ड छीन सकते हैं। तो जितने भी लोग थे, करीब 100-200 लोग होंगे, उन सभी ने वांग को घेर लिया था। वो लोग कहते कि बच्चे हमें ना वो इमॉर्टल स्वॉर्ड दे दे, अगर तू यहाँ पर जिंदा रहना चाहता है तो, वरना हम लोग मिलकर तेरी जान ले लेंगे। इस चीज को देखकर वांग गुस्सा हो जाता है, तो वो अपने यहाँ पर लाइफ और डेथ की पावर को एक्टिवेट करता है। साथ ही साथ उसने अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड की पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन जैसे कि लोग ये चीज यहाँ पर देखते हैं, वो लोग कहते हैं कि अरे ये बच्चा तो सिर्फ अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के अर्ली स्टेज पर है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम इससे छीन कर इसकी स्वॉर्ड हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब उनकी नजर पड़ी थी वांग के लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन के ऊपर, तो उनकी हालत खराब होने लगती कि नहीं यार, इसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन बड़ा ही मिस्टीरियस है। आखिर इस बच्चे ने अपना लाइफ और डेथ का आर्टिस्टिक कंसेप्शन कैसे बनाया, ये तो बड़ी कमाल की बात है। लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से वो लोग नहीं जाने वाले थे, उनको कैसे भी करके वो स्वॉर्ड चाहिए थी। तो अब यहाँ पर प्रीव्यू में नहीं बताया गया कि
क्या वो लोग यहाँ पर वांग से वो स्वॉर्ड छीनने की कोशिश करेंगे या फिर वांग उन सभी को मार देगा, ये चीज हमें एपिसोड में पता चलेगी। इसके बाद जब ये सारा मैटर शांत हो जाता है तो वांग डीमन के साथ अपने सुजाकू प्लैनेट के लिए निकल चुका था। वहां आने के बाद डीमन तो अपना ट्रोल क्लान के लिए जाने के लिए निकल जाता है, तो वहीं वांग जो था वो अपना जाओ कंट्री जाने के लिए निकल चुका था। लेकिन अब सुजाकू प्लैनेट जो था ना, उसके अंदर ये खबर फैल चुकी थी कि कोई ऐसा बंदा है जिसने रेड बटरफ्लाई का हाथ काट दिया। क्योंकि सुजाकू प्लैनेट के अंदर रेड बटरफ्लाई बहुत ज्यादा फेमस है, तो उससे जुड़ी हुई छोटी से छोटी बातें पूरी जगह पर फैल जाती हैं। इसी वजह से पूरे सुजाकू प्लैनेट पे एक हड़कंप मच चुका था। वांग ने किसी को भी अपना नाम असली वाला नहीं बताया था और उसने डीमन से भी कहा था कि उसका नाम शेंग न्यू है, और यहाँ तक कि रेड बटरफ्लाई को भी उसका नाम शेंग न्यू ही पता होता है। तो पूरे सुजाकू प्लैनेट के अंदर ये खबर फैली थी कि कोई शेंग न्यू नाम का बंदा है जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो रेड बटरफ्लाई को भी हरा सकता है। उसने उसका हाथ काट दिया तो रेड बटरफ्लाई को मारना कौन सी बड़ी बात है। पूरा का पूरा सुजाकू प्लैनेट बस ये जानने के पीछे लगा हुआ था कि आखिर ये शेंग न्यू है कौन। वो सारे लोग बस एक बार शेंग न्यू को देखना चाह रहे थे कि आखिर वो बंदा होगा कैसा। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर वो जो डीमन था अपने ट्रोल क्लैन के अंदर वहां पर आता है, तो वहां पर एक बंदा आया हुआ था जो कि ट्रोल क्लैन का नहीं लग रहा था। हो सकता है कि ये सुजाकू प्लैनेट की जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वहां से आया हो या फिर कोई दूसरे बड़े सेट का मेंबर होगा। उसके पास ना वांग की एक पेंटिंग होती है जिसमें वांग की शक्ल बनी थी। शायद ये पेंटिंग ना रेड बटरफ्लाई ने बनवाई होगी, क्योंकि उसने तो वांग को देखा था तो उसने उसकी एक पेंटिंग बना दी थी। तो वो बंदा यहाँ पर ट्रोल क्लैन में आने के बाद डीमन से कह रहा था कि देखो तुम गए थे ना, इस बंदे से मिले भी हो गए, इसका नाम शेंग न्यू है, तो मुझे बताओ कि आखिर ये बंदा है कौन, ये क्या करता है, इसकी पावर कैसी है, हमें इसके बारे में जानना है। डीमन को पता था कि अगर वो वांग के बारे में सब कुछ बता दे कि वो यहाँ पर सुजाकू प्लैनेट में कहाँ रहता है तो वांग के ऊपर मुसीबत आ सकती है। तो डीमन यहाँ पर झूठ कह देता है, लेकिन वो इतना चीज सच बताता है कि मैं वांग के साथ उस इमॉर्टल रैम के अंदर मिला था। मैं ये चीज दावे से कह सकता हूँ कि वांग कोई मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आप लोग उसका पीछा करना तो छोड़ ही दो, वो किसी के ना हाथ आएगा और जो उसको पकड़ने जाएगा वो उसकी जान ले लेगा। इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं खुद उस इंसान को देखकर डर चुका था। शेंग न्यू कोई मामूली चीज नहीं है। जो सुनकर जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो सब एकदम हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये शेंग न्यू चीज क्या है। जहां पर भी जाओ बस हमें उसी का नाम दिखता है और उसी की तारीफ होते हुए दिखाई देती है। वो सभी लोग एकदम डेस्परेट हो चुके थे कि वो कैसे भी करके वांग को पकड़ना चाहते हैं। तो वो जो बंदा यहाँ पर आया हुआ था वांग की पेंटिंग लेकर, वो यहाँ पर सभी लोगों से कह देता है कि मेरा यहाँ पर ऑर्डर है कि आज के बाद किसने भी कहीं पर भी वांग को देखा तो वो उसी टाइम उसकी जान ले ले। जिसने भी अगर वांग की जान लिया, उसका सर मुझे लाकर दिया, तो वो जो मांगेगा मैं उसको वो देने के लिए रेडी हूँ। बस मैं यहाँ पर वांग को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। सुजाकू प्लैनेट में आने के बाद तो वांग के लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई। अब वो जहाँ पर भी जाएगा लोग उसके बस पीछे पड़ेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे कि वही इंसान है या नहीं है, ताकि वो सब मिलकर उसको मार सके। वांग को पता था कि अगर वो रेड बटरफ्लाई को जिंदा जाने दे तो ऐसी मुसीबत तो आनी ही है, और वही काम हो गया। रेड बटरफ्लाई अपनी जान बचाकर तो भाग गई, लेकिन उसने चारों तरफ वांग के बारे में फैला दिया। इस वजह से पूरा सुजाकू प्लैनेट वांग के पीछे लग चुका था। तो अब आने वाली इतनी बड़ी मुसीबत से वांग कैसे लड़ेगा और इन सभी सुजाकू प्लैनेट वालों को कैसे वो सबक सिखाने वाला है, इस चीज के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते हैं ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स